नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य BL चौधरी आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। निःशुल्क रीट की संपूर्ण निःशुल्क क्लास के अंदर संपूर्ण निःशुल्क जो कोर्स है उसके अंदर आज के इस क्लास के अंदर हम प्रयत्न प्रकरण को पढ़ने जा रहे हैं। प्रयत्न प्रकरण को हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। प्रयत्न प्रकरण में विद्यार्थी अक्सर कहा करते हैं कि ये जो बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न है ये अच्छे से क्रमपूर्वक याद नहीं रहता। इसके बारे में जो थोड़ा सा कठिन अधिगम के अंदर जो बाधा है, जो समस्या आ रही है, उसके बारे में हम चर्चा करते हुए इस टॉपिक के अंदर चलेंगे। किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में डायरेक्ट हम बात करेंगे। और उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और इस क्लास को लाइक करें। और जो इस क्लास के अंदर आपको प्रश्न दिए जाते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनके उत्तर भी दें। तो हम आभ्यंतर प्रयत्न को पढ़ेंगे पहले, किंतु प्रयत्न के अंदर जो कहा गया है देखिएगा, प्रयत्न किसे कहा गया। वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयासों को प्रयत्न कहा जाता है। प्रयत्न से तात्पर्य प्रयास होता है, प्रयास करना। वर्णों को उच्चारण करने के लिए जो आंतरिक प्रयास किए जाते हैं, जो प्रयास किए जाते हैं, जो अंदर के प्रयास किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रयत्न कहा जाता है। प्रयत्न बराबर प्रयास, प्रयत्नम प्रयासम प्रयासम। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। तो प्रयत्न दो प्रकार का होता है, एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है और दूसरा बाह्य प्रयत्न होता है। इस आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इस कोरोना रूपी महामारी में हिम्मत मत हारिएगा, डटे रहिएगा, जुटे रहिएगा, अपने बड़े बुजुर्गों का, छोटों का ख्याल रखिएगा और पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालिएगा और अध्ययनरत रहिएगा। और क्या किसी ने इस विषय में क्या खूब किसी ने कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। दोस्त रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। दोस्तों, तो रीट रूपी जो प्यास है आपकी, आपके पास चलकर ये रीट रूपी प्यास आपके पास, ये जो समंदर है रीट रूपी, आपकी जो प्यास रूपी जो ये रीट का समंदर है, ये आपके पास निश्चित आएगा। इसलिए निरंतर अध्ययनरत रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और डटे रहिए, जुटे रहिए और अध्ययन करते रहिए और क्लासेस निरंतर देखते रहिए और अपने डाउट को क्लियर करते रहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रयत्न के अंदर। प्रयत्न की परिभाषा, हालांकि देखिएगा इस प्रकार से परिभाषा कोई भी नहीं पूछता। और आभ्यंतर प्रयत्न यहाँ पर हमने बात की थी, यहाँ से डायरेक्ट आपके प्रश्न ये बनेंगे, प्रयत्नम कतिविधम, प्रयत्नम कतिविधम, प्रयत्नम कतिविधम। यहाँ पर आपका ये प्रश्न, इसका प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपका रहेगा, आभ्यंतर प्रयत्नम कतिविधम, आभ्यंतर प्रयत्नम कतिविधम, आभ्यंतर प्रयत्नम कतिविधम कितने प्रकार का होता है। दूसरा आपका प्रश्न रहेगा, तीसरा विद्यार्थी, और वो है बाह्य प्रयत्नम कतिविधम, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। चौथा प्रश्न विद्यार्थियों रहेगा आपका, व्याकरण सिद्धांत कौमुद्यानुसारम, व्याकरण सिद्धांत कौमुद्यानुसारम, कौमुद्यानुसारम आभ्यंतर प्रयत्न कतिविधम, ये आपका प्रश्न रहेगा, व्याकरण सिद्धांत कौमुद्यानुसारम आभ्यंतर प्रयत्न कतिविधम। फिर विद्यार्थियों आपका अगला और पांचवा प्रश्न है, व्याकरण सिद्धांत कौमुद्यानुसारम विवृत आभ्यंतर प्रयत्ने के वर्णा आयान्ति, के वर्णा आयान्ति
कौन कौन से वर्ण आते हैं? कमेंट बॉक्स में विद्यार्थियों आपको कमेंट करके इसका उत्तर देना है। विवृत आभ्यंतर प्रयत्न के वर्णा आयान्ति। विवृत आभ्यंतर प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में चलती हुई क्लास के अंदर नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। फिर विद्यार्थियों आपसे ये प्रश्न रहेगा, प्रयोगावस्थायाम ह्रस्व अ कीदृश। आपका ये छठा प्रश्न भी रहेगा। ये विद्यार्थियों 6 प्रश्न आपके यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न से संबंधित। इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। और जो भी प्रश्न अक्सर बना करते हैं वो आपके जो मुख्य रूप से सरल स्तर के या कठिन स्तर के जो प्रश्न हैं वो आपके मैंने यहाँ पर आपके समक्ष रखे, जिनका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। और फिर आपकी आज की क्लास के बारे में हम चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको रिवाइज करके देखते हुए प्रश्नों के उत्तर दे दीजिएगा। अब चलते हैं हम क्लास में आभ्यंतर प्रयत्नों की ओर। विद्यार्थियों, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से होते हैं, क्रमपूर्वक कौन से होते हैं, और यहाँ पर कौन से आभ्यंतर प्रयत्न में कौन से वर्ण आते हैं, इनके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर प्रयत्न से संबंधित इस प्रकार के ही प्रश्न परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हुए चलेंगे। विद्यार्थियों देखिएगा, हाँ आपने इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे। अब हम चलते हैं आभ्यंतर प्रयत्न की ओर। देखिए, आभ्यंतर जो प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न विद्यार्थियों आपका रहेगा पंचविधम। कितने प्रकार का रहेगा? पंचविधम। 5 प्रकार का आपका आभ्यंतर प्रयत्न विद्यार्थियों रहेगा। पंचविधम पंचविधम कौन कौन सा है, कौन से प्रकार हैं? 5 देखिएगा। सबसे पहला आपके आभ्यंतर प्रयत्न के अंदर आएगा स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न ये आपका सबसे पहला प्रकार आएगा विद्यार्थियों। दूसरे नंबर पे आएगा आपका ईसत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। ईसत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। तीसरा प्रकार विद्यार्थियों आएगा ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न। ईषद विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न। चौथा जो प्रकार है विद्यार्थियों वो आपका प्रकार रहेगा विवृत आभ्यंतर प्रयत्न। पांचवा विद्यार्थियों आभ्यंतर प्रयत्न का प्रकार है वो रहेगा आपका संवृत आभ्यंतर प्रयत्न। देखिए, अब एक बात आपको ध्यान देनी है, संस्कृत में कभी भी आपको परिभाषाएं रटने की जरूरत नहीं। वो आपकी संस्कृत में जो भी प्रयत्नों की हो, संधियों की हो, समास की हो, प्रत्ययों की हो, उपसर्गों की हो, अव्यय की हो, कारक की हो, सारी की सारी परिभाषाएं आपके याद करने समझने के लिए है, वो रटने के लिए नहीं है। अतः आपको यहाँ पर संस्कृत की परिभाषाओं को रट करके अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। आपको इन परिभाषाओं के माध्यम से टॉपिक को समझना है, और जो ये चीज़ें हैं इनको आपको कंठस्थ अवश्य करना पड़ेगा विद्यार्थियों। तो हम बात करते हैं इसके अंदर स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न, ईषत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न, ईषत विवृत आभ्यंतर प्रयत्न, विवृत आभ्यंतर प्रयत्न और संवृत आभ्यंतर। देखिए, इसको याद करने का एक सरल और आसान तरीका है। हम सबसे पहले ही प्रयत्न को याद करेंगे, स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। पहला प्रयत्न अब आपका कौन सा है? स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न।
अब देखिएगा, प्रत्येक प्रयत्न को दो दो बार लेना है। 5 प्रकार है, पांचों में दो दो बार एक एक प्रयत्न को लेना है। एक बार स्पृष्ट को हम ले चुके हैं, तो दूसरी बार इसके आगे हम ईसत से तात्पर्य संस्कृत में होता है कुछ या थोड़ा, थोड़ा या कुछ, ईसत। तो विद्यार्थियों, कुछ स्पृष्ट, थोड़ा स्पृष्ट, थोड़ा स्पृष्ट, स्पृष्ट एक बार ले चुके, इसके आगे एक नया शब्द जुड़ गया ईसत, और ये वापस दोबारा हम इस स्पृष्ट को लेंगे। स्पृष्ट एक बार दो बार हो चुका है, ईसत प्रारंभ हो गया नया शब्द दूसरे प्रयत्न के अंदर, और ईसत को हम दो बार लेंगे। यहाँ त की जगह जो द आया, इसकी जगह यहाँ पर जसत्व व्यंजन संधि होगी व के कारण। तो ईसत विवृत, नया प्रयत्न आ गया, अगला विवृत। ईसत दो बार हो चुका, नया विवृत आया, एक बार और विवृत को ले लीजिएगा, ये विवृत आभ्यंतर प्रयत्न। अब दो दो बार स्पृष्ट, दो बार ईसत, दो बार विवृत, दो बार, और यहाँ पर अब विवृत के वी उपसर्ग को हटा के आगे एक उपसर्ग जोड़ दीजिएगा, सम उपसर्ग। ये प्रयत्न आपका विद्यार्थियों बन जाएगा संवृत्त आभ्यंतर प्रयत्न। संवृत्त आभ्यंतर प्रयत्न विद्यार्थियों ये आपका बन जाएगा। और संवृत्त आभ्यंतर प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं, किस प्रकार से वर्ण आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आप अगर इस प्रकार से दो दो बार क्रम पूर्वक लेकर के आप इसको याद कर लेते हैं, तो वर्णों को आप आसानी से वर्णमाला में, संस्कृत की सामान्य वर्णमाला आपको अच्छी प्रकार से याद होगी। और उसके अंदर हमने वर्णों को दो प्रकार से विभाजित किया, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। व्यंजन वर्णों को हमने सामान्य संस्कृत वर्णमाला के 46 वर्णों के माध्यम से, व्यंजन वर्णों को 33 वर्णों के माध्यम से 3 प्रकार से विभाजित किया। पहला प्रकार था स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतस्थ व्यंजन वर्ण, तीसरा उष्म व्यंजन वर्ण, इस प्रकार से। तो उस वर्णमाला के व्यंजन वर्णों से हम प्रारंभ करेंगे। स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न को आपके कह देंगे स्पर्श, स्पर्श जो व्यंजन वर्ण है, स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण, इनकी संख्या विद्यार्थियों 25 हमने मानी थी, ये 25 है। कु, चू, टू, तू, पू इन्हें कहा गया, इन्हें उदित व्यंजन वर्ण कहा गया विद्यार्थियों। और ये स्पर्श जो व्यंजन वर्ण है, इनकी संख्या 25, और ये आभ्यंतर प्रयत्न के अंदर 25 काद्यो मावसाना स्पर्शा, काद्यो मावसाना, क से लेके म तक, ये जो व्यंजन वर्ण है, ये आपके जो है ये 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण स्पर्शा स्पर्श हैं, और ये आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं। याद रखिएगा, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ईसत स्पृष्ट स्पर्श के बाद में व्यंजन वर्ण, व्यंजनों के अंदर दूसरे वर्ण थे आपके अंतस्थ। कौन से थे विद्यार्थियों? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ जो व्यंजन वर्ण थे आपके, ये संख्या में थे 4, चत्वार। कौन से थे? चत्वार। इन्हें संस्कृत के अंदर आपके प्रत्याहारों के माध्यम से, माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से इन्हें अंतस्थ व्यंजन वर्णों को यण प्रत्याहार के वर्ण कहा गया, इन्हें संस्कृत के अर्ध स्वर कहा गया, और इन्हें आपके आभ्यंतर प्रयत्न के ईसत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न माना जाता है, कहा जाता है। कितने आते हैं ईसत स्पृष्ट में? 4 आते हैं। फिर ईसत विवृत आभ्यंतर प्रयत्न, इससे अगले जो आपके हैं उष्म व्यंजन वर्ण। कौन से विद्यार्थियों? उष्म व्यंजन वर्ण। संख्या में ये भी कितने? चत्वार, 4। उष्म कौन सा? उष्म जो आपके हैं ये सल प्रत्याहार के वर्ण, और प्रथम तालव्य श, द्वितीय मूर्धन्य श, तृतीय दंत्य श, और चतुर्थ वर्ण ह के रूप में उष्म व्यंजन वर्ण आते हैं। यहाँ मैं आपके लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। य, व, र, ल, ये समुचित और सही क्रम के माध्यम से भी हमने जाने थे। पहला तालव्य श आएगा, दूसरा मूर्धन्य श, तृतीय आपका दंत्य श, और चतुर्थ ह वर्ण आएगा। इस प्रकार से आपके व्यंजन वर्ण पूर्ण हो गए। अब यहाँ पर विवृत आभ्यंतर प्रयत्न में जब विद्यार्थियों हम चलेंगे, तो हम चलेंगे जब व्यंजन वर्ण पूरे हो गए तो स्वर बचे पड़े हैं। तो यहाँ पर सामान्य संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 13 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 13 स्वर है। तो यहाँ पर जो वर्णमालाओं के जो संपूर्ण स्वर है, उनका जो प्रयत्न होता है वो कौन सा होता है? विवृत आभ्यंतर प्रयत्न। अर्थात विद्यार्थियों, विवृत आभ्यंतर प्रयत्न के अंदर संपूर्ण स्वरों का समावेश होता है। संपूर्ण स्वर क्या होता है विद्यार्थियों? संपूर्ण स्वर। इनका समावेश किसके अंदर हो जाता है? विवृत आभ्यंतर प्रयत्न में। अब स्वर भी पूर्ण हो गए विद्यार्थियों, व्यंजन भी पूर्ण हो गए। अब हमारे पास क्या बचा जो समृद्ध के अंदर हम रखें? स्वरों में वर्णमाला जो प्रारंभ करते हैं तो पहला ही वर्ण आता है आपका अ। क्या आता है? ह्रस्व अ। तो समृद्ध आभ्यंतर प्रयत्न में जो हम पहला जो आपका वर्ण रखेंगे वर्णमाला का, वो आपका होगा अ। और ये कैसा? ह्रस्व, ह्रस्व अ। कैसा है ये? ह्रस्व अ। देखिएगा, लौकिक प्रयोग अवस्था में, लौकिक
संस्कृत व्याकरण कह दीजिए आप इसको, लौकिक संस्कृत व्याकरण कह सकते हैं आपको, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत व्याकरण कह सकते हैं आप इसको, या लौकिक प्रयोग अवस्था भी इसे कह सकते हैं। लौकिक संस्कृत व्याकरण प्रयोग में इस अ को ह्रस्व अ माना जाता है, किंतु वैदिक अवस्था के अंदर, वैदिक प्रयोग अवस्था के अंदर, वैदिक संस्कृत व्याकरण के अंदर इस अ को क्या माना जाता है, विवृत ही माना जाता है। मैंने आपके लिए प्रश्न भी दे दिया होगा शायद, या फिर आपके मैं प्रश्न यहाँ पर दे देता हूँ। वैदिक प्रयोग अवस्था में, ठीक है, वैदिक प्रयोगावस्था में प्रश्न मैंने आपको दे दिया था। वैदिक प्रयोग अवस्था में ह्रस्व जो अ होता है ये विद्यार्थियों कैसा होता है, विवृत ही होता है। कैसा होता है, विवृत ही होगा। वैदिक प्रयोग अवस्था में ह्रस्व अ जो रहेगा आपका विवृत रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, कई विद्यार्थी जो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे कि समस्या आ रही थी उनको कि ये 4 होते हैं, कोई कहता है आभ्यंतर प्रयत्न, कोई कहते हैं 5 होते हैं, तो ये 4 किसके अनुसार है, 5 किसके अनुसार है, इस समस्या का समाधान आप कीजिए। तो देखिएगा ये मेरे पास कई टाइम से इस प्रकार से डाउटफुल प्रश्न मेरे पास आया करते रहते हैं, तो मैं उनको मेरे टेलीग्राम चैनल जो आपका है संस्कृत BL चौधरी जो आपका टेलीग्राम चैनल है, जो विद्यार्थी नए देख रहे हैं वहाँ पर बहुत ही गजब की संस्कृत और हिंदी की, संस्कृत की तो बहुत गजब की और हिंदी की बहुत शानदार शिक्षण विधियों की और व्याकरण की, संस्कृत की शिक्षण विधि और व्याकरण की वहाँ पर गजब की क्विज चलती रहती है। दिन में डेली 50 से 60 प्रश्न वहाँ आते रहते हैं और डाउटफुल प्रश्नों को वहाँ पर मैं देता रहता हूँ। तो अभी विद्यार्थी क्या कर रहे हो आप लोग कि लॉकडाउन के अंदर आप घर बैठे हो और आप पढ़ नहीं पा रहे हो। देखो पहले जो व्यूज़ आ रहे थे, वीडियोस के व्यू आ रहे थे, या फिर जो टेलीग्राम पे प्रश्न के जो उत्तर दे रहे थे आप, वो बहुत ही गजब के व्यूज आ रहे थे। अब मतलब बहुत कम आंसर दे पा रहे हो, सीन बहुत कम पर कर पा रहे हो, वीडियो को बहुत कम लोग देख पा रहे हो। तो मतलब देखिएगा, आप अपने को अध्ययन में बिजी रखिए। आप ग्रामीण माहौल में बैठे हो या शहरी माहौल में, जहाँ पर भी बैठे हो, अपने घर में रह करके सुरक्षित रह करके अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। कम से कम 6 से 7 से 8 घंटे जो आप कंटिन्यू आप दे रहे हो, देखो लगातार और निरंतर जो अध्ययन करता रहेगा सिलेक्शन उसी का ही होगा। सीधी सादी सी बात है, आप सब लोग जानते हो, आप सभी लोग जानते हो कि सिलेक्शन किसका होगा। निरंतर जो मेहनत परिश्रम करता रहेगा उसका सिलेक्शन होगा। सीधी सी बात है, सब लोग, आप सब समझदार हो, सब जानते हो। आपके दिमाग में ये बात भी है कि लगातार और निरंतर पढ़ेंगे, टालने की प्रवृत्ति को हम दूर कर देंगे तब हमारा सिलेक्शन है। अब आप सोच रहे हो लॉकडाउन लग गया, जरूरी लॉकडाउन, अब ये देखो मई में लॉकडाउन, देखो स्थिति सामान्य हो जाएगी और टीकाकरण पूर्ण हो जाएगा और 18 से जो आयु है 35 तक की, उन सब के टीकाकरण हो जाएगा। 38 तक की आयु के जब टीकाकरण हो जाएगा तो लॉकडाउन हटा दिया जाएगा और फिर यही सारी संपूर्ण प्रक्रियाएं वापस निरंतर लागू हो जाएगी। इस बार इतना लंबा लॉकडाउन नहीं रहने वाला। और देखिए जून में नहीं है तो जुलाई अगस्त में एग्जाम हो जाएगा, अगस्त में नहीं है सितंबर में, सितंबर से पहले या सितंबर तक एग्जाम हो जाएगा। फिर आप देखिएगा अभी जैसे ही जुलाई के अंदर, जून के अंदर, जुलाई के अंदर स्कूलें खुल जाएगी वापस, निरंतर सारी स्कूलें खुलेगी। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, सारी सरकारी स्कूलें जो हैं, सरकारी कार्यालय सभी खुल जाएंगे जून के अंत तक। और फिर हड़बड़ाहट के अंदर हम, अब ये हमारा पीछे रह गया, अब हमारा ये टॉपिक पीछे रह गया, अरे ये सोचा ही नहीं था कि लॉकडाउन में हम घर चले जाएंगे और 1-1.5 महीना हम हमारा बर्बाद कर देंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ निरंतर लगे। 8 घंटे नहीं 6 घंटे पढ़िए ना, आपको कौन डिस्टर्ब करना। रात को पढ़िए, आराम से दिन को पढ़िए, निरंतर पढ़ते रहिए। निरंतर पढ़ने वाले का ही सफलता प्राप्त होगी और वो ही सफल हो पाएगा। ये सब लोग जानते, आप भी जानते हो। और देखिए हमारा तो काम मोटिवेट करने का है, आपको सचेत करने का है, जागृत करने का है। इसलिए जागिए और निरंतर पढ़ते रहिए, वीडियोस को व्यूज दीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपकी सारी समस्याएं ही जो ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से आ रही थी वो ही मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। वो जो समस्याएं आपकी जो थी, जो आप, जिसके कारण आपके नंबर्स कट रहे हैं संस्कृत के अंदर या हिंदी के अंदर, वो सारी की सारी मैं यहाँ सिस्टम के माध्यम से आपको दे रहा हूँ और आपके लिए ही सारी मेहनत कर रहा हूँ। तो देखो सब्सक्राइब करने में कोई ज़्यादा, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते, और शेयर करने में, अपने मित्रों को प्रेरित करने में कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें कोई पैसे नहीं लगते। कर दीजिए, अच्छा लग रहा है आपको वीडियो, करिए, आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है तो आप
आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई हमारे पैसे खर्च तो नहीं हो रहे, इसलिए अच्छी चीज़ मिल रही है तो अच्छी चीज़ को पढ़िए और उसको और लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है और मेरी जिम्मेदारी बनती है आपके डाउट को क्लियर करना और आपको निरंतर अध्ययन के साथ जोड़े रखना, ताकि आपकी रीट की एक सीट अच्छे से कवर हो जाए और शानदार तरीके से आप समाज का दर्पण बन के चलें। तो देखिएगा, हम बात कर रहे थे 4 और 5 की। देखिएगा, पाणिनीय वर्णमाला है, पाणिनीय व्याकरण है, पाणिनी के अनुसार। किसके अनुसार विद्यार्थियों? पाणिनी के अनुसार जो है, पाणिनी के अनुसार जो है विद्यार्थियों, ये पाणिनी के अनुसार तो आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या होगी 5, पंचविधम। कितने प्रकार का? पंचविधम, 5 प्रकार का। किंतु व्याकरण सिद्धांत कौमुदी नामक एक ग्रंथ है भट्टोजी दीक्षित का। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी नामक एक ग्रंथ है भट्टोजी दीक्षित का। उन्होंने आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या 4 मानी और उन्होंने बताया कि जो ईषद विवृत के उष्म जो ये व्यंजन वर्ण है 4, इनको विवृत आभ्यंतर प्रयत्न में गिना जाए। किस में गिना जाए? विवृत प्रयत्न के अंदर इनको गिना जाए। वो भट्टोजी दीक्षित व्याकरण सिद्धांत कौमुदीकार ईषद विवृत को अलग से आभ्यंतर प्रयत्न का प्रकार नहीं मानते। वो इस ईषद विवृत के इन 4 वर्णों को विवृत आभ्यंतर प्रयत्न में ही मानते हैं। और व्याकरण सिद्धांत कौमुदीकार जो हैं, ये जो आपके ग्रंथकार हैं, ये कहते हैं कि जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो कौन कौन से होते हैं? इनके अनुसार 4 जो होते हैं, स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, विवृत और संवृत, ये 4 प्रकार के होते हैं। किंतु महर्षि पाणिनि के अनुसार आपके इनकी संख्या ये क्रमपूर्वक 5 होती है। और हमारा अगर ऐसा डाउटफुल कोई प्रश्न आता है तो हमारा लास्ट हथियार जो है वो पाणिनि महोदय ही रहेंगे, क्योंकि संपूर्ण जितने भी ग्रंथकार हुए हैं पाणिनि के बाद में, सारे के सारे यहाँ पर पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी पर आधारित है, वो अलग से कोई सूत्र आदि लेके नहीं है। इसलिए ये आपका आभ्यंतर प्रयत्न थे। कल वाले वीडियो में आगे नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर विद्यार्थियों हम बाह्य प्रयत्न को लाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से चुटकियों में आपको याद करवा दूंगा, बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको मैं अच्छे से आप देखिएगा, वीडियो को देखते देखते, क्लास को देखते देखते आपको याद हो जाएंगे, अच्छे से एकाग्रचित से देखेंगे। तो इस वीडियो को विद्यार्थियों शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और लाइक तो आपको करना ही है। और अगले जो आगे 5 मैंने जो प्रश्न दिए, 6-7 प्रश्न, उनके उत्तर तो आप कमेंट बॉक्स में हरगिज आपको देने ही है। चलो विद्यार्थियों, लगे रहिए, जुटे रहिए, स्वस्थ रहिए, घर के अंदर रहिए। ज़्यादा लंबा लॉकडाउन नहीं है, स्थितियाँ बहुत जल्दी सामान्य होने वाली है और फिर निरंतर रूप से वही अध्ययन की पटरी जो है सारी की सारी सरकारी कामकाज की पटरी पर आने वाले हैं। तो आराम से अच्छी प्रकार से घर रह करके शुद्ध भोजन करते हुए, शुद्ध वायु को ग्रहण करते हुए शुद्ध अध्ययन कीजिए। भ्रमित मत होइए। कई ऐसे शिक्षक बैठे हैं जो अब देखो भ्रमित करते हैं या फिर उनके ज्ञान की बस कुछ क्या वो आपको बता देते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। अच्छा पढ़िए, अच्छा याद रखिए, अच्छी मेहनत कीजिए और अच्छे से आप गवर्नमेंट की जॉब के अंदर सेलेक्ट हो जाइए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की अगले बाह्य प्रयत्नों में।